दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह अखंड भारत को देखना चाहते हो? आखिर कैसा था हमारा अखंड भारत? कैसे यह खंड खंड होता चला गया? प्राचीन समय में अखंड भारत कैसा था? कौन कौन से देश इसमें से कब कब और क्यों अलग हुए? किसने बनाया था अखंड भारत? क्या पुनः अखंड भारत का निर्माण संभव है? जानेंगे अखंड भारत का संपूर्ण इतिहास आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत समय लगा है, इसलिए प्लीज आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। बाद में आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे। और चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय में पृथ्वी पर 7 द्वीप माने जाते थे। इन द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, साक, पुष्कर। इन 7 द्वीपों से मिलकर पृथ्वी का मानचित्र तैयार होता था। 7 द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षुरस, मदिरा, घी, दही, दूध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए थे। इनमें से जो जम्बू द्वीप है वह पृथ्वी के केंद्र में स्थित माना गया है। इसके 9 खंड हैं, जिनके नाम हैं इलाव्रत, भद्राश्व, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु, हिरण्यमय। अब इसमें से जो भारतवर्ष है उसके भी 9 खंड हुआ करते थे: इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गवस्तीमान, नागदीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण और समुद्र से घिरा हुआ द्वीप। राजा प्रियव्रत संपूर्ण धरती के और राजा अग्निन्द्र सिर्फ जम्बू द्वीप के राजा थे। पहले संपूर्ण हिंदू जाति जम्बू द्वीप पर शासन करती थी, फिर उसका शासन घटकर भारतवर्ष तक सीमित हो गया। फिर कुरुओं और पुरुओं की लड़ाई के बाद आर्यावर्त नामक एक नए क्षेत्र का जन्म हुआ, जिसमें आज के हिंदुस्तान के कुछ हिस्से, संपूर्ण पाकिस्तान और संपूर्ण अफगानिस्तान का क्षेत्र था। लेकिन लगातार आक्रमण, धर्मांतरण और युद्ध के चलते अब घटते घटते सिर्फ हिंदुस्तान बचा है। आपको पता होना चाहिए कि पहले हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष नहीं था, उसके पूर्व भी जम्बू द्वीप नहीं था, बल्कि आज जिसका नाम हिंदुस्तान है वह भारतवर्ष का एक टुकड़ा मात्र है, जिसे आर्यावर्त कहते हैं। वह भी भारतवर्ष का एक हिस्सा भर है, और जिसे भारतवर्ष कहते हैं वह तो जम्बू द्वीप का एक हिस्सा मात्र है। जम्बू द्वीप में पहले देव असुर और फिर बहुत बाद में कुरु वंश और पुरु वंश की लड़ाई और विचारधाराओं के टकराव के चलते यह जम्बू द्वीप कई भागों में बढ़ता चला गया। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। महाभारत युद्ध के कारण देश बर्बाद हुआ। उस युद्ध ने समूचे आर्यावर्त को खंड खंड कर दिया। इस युद्ध के बाद देश टुकड़ों में बंट गया। सैकड़ों वर्षों तक खामोशी छाई रही। लोग अपने अपने तरीके से जीवन यापन करने लगे। पौराणिक धर्म और अन्य कई तरह के धर्मों का विकास होने लगा। विदेशी भारत में आकर बसने लगे, लूटने लगे, आक्रमण करने लगे। यवन, शक, हूण और कुषाणों का आक्रमण तो बहुत बाद में हुआ। उसके पहले महाभारत के बाद तो भारत के हजारों लाखों लोगों ने कालांतर में भारत से बाहर निकलकर अरब, तुर्क, मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, रसिया आदि सभी जगह जाकर बसने लगे। धर्म का एक नया मार्ग खुलने लगा। वहां उन्होंने नई संस्कृति और धर्म की नींव रखी। इस बात का वर्णन कोई नहीं करता है कि किस तरह जैन और हिंदू संतों ने अरब, यूरोप और एशिया में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके चलते वहां कबीलों में जी रही मानव सभ्यता को ज्ञान की नई रोशनी दी और उन्हें जीना सिखाया। आइए अब जानते हैं कि भारतवर्ष को किसने बसाया था। त्रेता युग में, अर्थात भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पूर्व, प्रथम मनु, स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। तब इसका नाम कुछ और था। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निन्द्र को गोद ले लिया, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था। इसी ऋषभ के पुत्र भरत थे, तथा इन्हीं भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि राम के कुल में पूर्व में जो भरत हुए उनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा था। यहाँ बता दें कि कुरु वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर
भारतवर्ष नहीं पड़ा था। इस भूमि का चयन करने का कारण यह था कि प्राचीन काल में जम्बू द्वीप ही एकमात्र ऐसा द्वीप था जहां रहने के लिए उचित वातावरण था और उसमें भी भारतवर्ष की जलवायु सबसे उत्तम थी। यहीं विवस्ता नदी के पास स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा निवास करते थे। राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री के 10 पुत्रों में से 7 को संपूर्ण धरती के 7 महाद्वीपों का राजा बना दिया था और अग्निन्द्र को जम्बू द्वीप का राजा बनाया था। इस प्रकार राजा भरत ने जो क्षेत्र अपने पुत्र सुमति को दिया वह भारतवर्ष कहलाया। भारतवर्ष अर्थात भरत राजा का क्षेत्र। यहाँ एक और बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आर्य किसी जाति का नाम नहीं है। प्राचीन समय में आर्य उसे कहते थे जो वेदों के अनुसार जीवन यापन करते थे। बहुत से लोग भारतवर्ष को ही आर्यावर्त मानने लगते हैं, जबकि यह भारत का एक हिस्सा मात्र है। वेदों में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा गया है। आर्यावर्त का अर्थ आर्यों के निवास स्थान से है। आर्य भूमि का विस्तार काबुल की कुंभा नदी से भारत की गंगा नदी तक था। हालांकि हर काल में आर्यावर्त का क्षेत्रफल अलग अलग रहा है। अखंड भारत में आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका आते हैं। और केवल इतना ही नहीं, कालांतर में भारत का साम्राज्य आज के मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया आदि भी सम्मिलित थे। सन 1875 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका भारत के ही भाग थे। लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई थी। उन्हें लगा कि इतने बड़े भूभाग का दोहन एक केंद्र से करना संभव नहीं है एवं फूट डालो एवं शासन करो की नीति अपनाई एवं भारत को अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। केवल इतना ही नहीं, यह भी सुनिश्चित किया गया कि कालांतर में भारतवर्ष पुनः अखंड न बन सके। वेद, रामायण, महाभारत, गीता और कृष्ण के समय के संबंध में मैक्स मूलर, बेबेर, लुडविग, होजमान, विंटरनिट्सफोन, श्राडर आदि सभी विदेशी विद्वानों ने भ्रांतियां फैलाई और उनके द्वारा किए गए भ्रामक प्रचार का हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने भी अनुसरण किया और भगवान बुद्ध के पूर्व के संपूर्ण काल को इतिहास से काटकर रख दिया। भगवान बुद्ध के पूर्व और बौद्ध काल में भी अखंड भारत में 16 जनपदों के आर्य राजाओं का ही राज था। प्राचीन भारत का अधिकतर इतिहास महाभारत में दर्ज है, जिसमें 16 महान राजाओं का जिक्र है। महाभारत के अनुसार प्राग्ञ ज्योतिषपुर अर्थात असम, किमपुरुष अर्थात नेपाल, त्रिविष्टम अर्थात तिब्बत, हरिवर्ष अर्थात चीन, कश्मीर, अभिसार, दार्द, हूण, हुंजा, अम्बिष्ट, आम्ब, पख्तू, कैके, गंधार, कंबोज, वाल्हीक, वलख, सिबी, शिव स्थान, सीस्तान, सारा बलूच क्षेत्र, सिंध, सोबीर, सौराष्ट्र समेत सिंध का निचला क्षेत्र, दंडक, महाराष्ट्र, सुरभीपट्टन, मैसूर, चोल, आंध्र, कलिंग तथा सिन्हल सहित लगभग 200 जनपद महाभारत में वर्णित हैं, जो कि पूर्णतः आर्य थे या आर्य संस्कृति व भाषा से प्रभावित थे। इनमें से आभीर, अहीर, तवर, कंबोज, यवन, सिना, काक, पणी, चुलुक, चालुक्य, सरोष्ट, सरोटे, कक्कड़, खोकर, चिंधा, चिंधड़, समेरा, कोकन, जांगल, सक, पुंड्र, औड्र, मालव, क्षुद्रक, योधे, जोहिया, सूर, तक्षक व लोहड़ आदि आर्य खेपें विशेष उल्लेखनीय हैं। बाद में महाभारत के अनुसार भारत को मुख्यतः 16 जनपद में स्थापित किया गया। जैन हरिवंश पुराण में प्राचीन भारत में 18 महाराज्य थे। पाली साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध से पहले 16 महाजनपदों का नाम उल्लेख मिलता है, जो कि कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल, काशी, अंग, मगध, ब्रज्जी, चैदी, मत्स्य, अस्मक, अवंती, गांधार और काम्बोज। उक्त 16 महाजनपदों के अंतर्गत छोटे छोटे जनपद भी होते थे। इन 16 जनपदों में से एक जनपद का नाम कंबोज था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कंबोज जनपद सम्राट अशोक महान का सीमावर्ती प्रांत था। भारतीय जनपदों में रज्जाणी, 2 रज्जाणी और गणरायणी शासन था। राम के काल के 5114 ईसा पूर्व में 9 प्रमुख महाजनपद थे, जिसके अंतर्गत उपजनपद होते थे। ये 9 जनपद इस प्रकार हैं: मगध, अंग, अवंती, अनूप, सूरसेन, धनीप, पांडे, विंध्य, मलय। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जब क्रूर खिलजी द्वारा जलाया गया तो उसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू राष्ट्र का अंत करना था।
उसमें इतनी सारी किताबें थी कि लगातार 6 महीने तक आग में जलती रही थी। नालंदा में पौराणिक समस्त अखंड भारत के सम्राट एवं उसके इतिहास का समस्त विवरण उपलब्ध था। उस समय यहाँ पर करीब 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहा करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 लाख किताबों से भरा एक विशाल पुस्तकालय था। 300 से भी ज्यादा कमरे और 7 विशाल कक्ष हुआ करते थे। इसका भवन बहुत ही सुंदर और विशाल हुआ करता था, जिसकी वास्तुकला भी अत्यधिक सुंदर थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी, लेकिन अब यह एक खंडर बनकर रह चुका है, जहाँ दुनिया भर के लोग घूमने के लिए आते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा था। आइए अब जानते हैं कि कैसे अखंड भारत खंड खंड होता चला गया। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और अफगानिस्तान की। कहते हैं कि ईरान पहले पारस्य देश था, जो कि आर्यों की एक शाखा ने ही स्थापित किया था। प्राचीन गांधार और कंबोज के कुछ हिस्सों को मिलाकर अफगानिस्तान बना। उक्त संपूर्ण क्षेत्र में हिंदू शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और यहाँ के राजा बौद्ध हो गए। सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ पर फारसी और यूनानियों का शासन हो गया था। फिर 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलेस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया था। हालांकि इसके खिलाफ लड़ाई चलती रही। बाद में यह दिल्ली के मुस्लिम शासकों के कब्जे में रहा और फिर ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आ गया। 1834 में एक प्रक्रिया के तहत 26 मई 1876 को रूसी व ब्रिटिश शासकों के बीच गंडामक संधि के रूप में निर्णय हुआ और अफगानिस्तान नाम के एक बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देश को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। इससे अफगानिस्तान अर्थात पठान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग हो गए। 18 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। अब बात करते हैं सिंध क्षेत्र अर्थात पाकिस्तान और बांग्लादेश की। तो सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया और अंततः हिंदू राजा दाहिर के कत्ल के बाद इसे इस्लामिक क्षेत्र बना दिया गया। इसी तरह बलूचिस्तान, मुल्तान, पंजाब और कश्मीर पर आक्रमण करके इसका भी इस्लामीकरण कर दिया गया। अंततः सन 14 और 15 अगस्त 1947 को उक्त सभी हिस्सों को मिलाकर पाकिस्तान का गठन हुआ और एक नया देश अस्तित्व में आया। उस वक्त बंगाल के आधे हिस्से को भी पाकिस्तान में मिलाकर उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा। 26 मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से आजादी मिली और एक नया देश अस्तित्व में आया, जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। इस तरह 1947 में अखंड भारत से अफगानिस्तान के बाद एक बहुत बड़ा भूभाग अलग होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में बदल गया। पंजाब और मुल्तान क्षेत्र की बात करें तो 977 ईस्वी में अलप्तगीन के दामाद सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनबी ने बगदाद के खलीफा के आदेश अनुसार भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू किए। उसके भारत पर 1001 से 1600 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनबी ने सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले हिंदू शाहियों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। उसने सन 1001 में राजा जयपाल को हराया, फिर 1008 में आनंदपाल को हराया। इसके बाद वह मुल्तान और पंजाब को तहस नहस करने के लिए निकल पड़ा। अफगान अभियान की लड़ाइयों में पंजाब पर अब गजनबियों का पूर्ण अधिकार हो गया था। इसके बाद के आक्रमणों में उसने मुल्तान, लाहौर, नगरकोट और थानेश्वर तक के विशाल भूभाग में खूब मारकाट की तथा बौद्ध और हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया। फिर 1018 में कन्नौज के विरुद्ध युद्ध हुआ था। उसी समय उसने मथुरा पर भी आक्रमण किया और उसे बुरी तरह लूटा और वहां के मंदिरों को तोड़ दिया था। उस वक्त मथुरा के समीप महावन के शासक कुलचंद के साथ उसका युद्ध हुआ। कुलचंद ने उसके साथ भयंकर युद्ध किया। उसका सबसे बड़ा आक्रमण 1026 ईस्वी में काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर था। देश के पश्चिमी सीमा पर प्राचीन कुश स्थली और वर्तमान सौराष्ट्र अर्थात गुजरात के काठियावाड़ में सागर के तट पर सोमनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है। उसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था।
बलूचिस्तान भारत के 16 महाजनपदों में से एक, संभवतः गांधार जनपद का एक हिस्सा था। 321 ईसा पूर्व यह क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। वर्ष 711 में मोहम्मद बिन कासिम और फिर 11वीं सदी में महमूद गजनबी ने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के बाद बलूचिस्तान के लोगों को इस्लाम कबूल करना पड़ा। इसके बाद अगले 300 सालों तक यहाँ मुगलों और गिलजियों का शासन रहा। अकबर के शासनकाल में बलूचिस्तान मुगल साम्राज्य के अधीन था। मुगल काल में इसकी अधीनता बदलती रही। प्रथम अफगान युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। वर्ष 1876 में रॉबर्ट सैंडमैन को बलूचिस्तान का ब्रिटिश एजेंट नियुक्त किया गया और 1887 तक इसके ज्यादातर इलाके ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को 4 रियासतों में बांट दिया, कलात, मकरान, लसबेला और खारन। 20वीं सदी में बलूचों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। 1939 में अंग्रेजों की राजनीति के तहत बलूचों की मुस्लिम लीग पार्टी का जन्म हुआ, जो हिंदुस्तान के मुस्लिम लीग से जा मिली। दूसरी ओर एक और नई पार्टी अंजुमन वतन का जन्म हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गई। अंजुमन के कांग्रेस के साथ इस जुड़ाव में खान अब्दुल गफ्फार की भूमिका अहम थी। जिन्ना की सलाह पर यार खान 4 अगस्त 1947 को राजी हो गया कि कलात राज्य 5 अगस्त 1947 को आजाद हो जाएगा और उसकी 1938 की स्थिति बहाल हो जाएगी। उसी दिन पाकिस्तानी संघ के एक समझौते पर दस्तखत हुए। इसके अनुच्छेद 1 के मुताबिक पाकिस्तान सरकार इस पर रजामंद है कि कलात स्वतंत्र राज्य है, जिसका वजूद हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से एकदम अलग है। अनुच्छेद की इसी बात का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने कलात के खान को 15 अगस्त 1947 को एक फरेबी और फंसाने वाली आजादी देकर 4 महीने के भीतर यह समझौता तोड़कर 27 मार्च 1948 को उस पर औपचारिक कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के 3 बचे हुए स्थानों पर भी जबरन कब्जा कर लिया। इस तरह पाकिस्तान के इस गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ बलूच अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें लाखों निर्दोष बलूचों की पाकिस्तान की सेना ने हत्या कर दी है। दरअसल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पहले बलूचिस्तान 11 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। अब बात करते हैं नेपाल की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नेपाल को कभी देवघर कहा जाता था। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म स्थल मिथिला नेपाल में है। यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से ही हिंदू आर्य लोगों का शासन रहा है। 250 ईसा पूर्व यह मौर्यों के साम्राज्य का एक हिस्सा था। फिर 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश का एक जनपद रहा। 7वीं शताब्दी में इस पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया। 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुरी वंश के राजा राज्य करते थे। इसके बाद और भी कई राज्यवंश हुए। अंत में पृथ्वी नारायण शाह ने 1765 में नेपाल की एकता की मुहिम शुरू की और मध्य हिमालय के 26 से अधिक छोटे छोटे राज्यों को संगठित कर 1768 तक इसमें शामिल हो गए। यहीं से आधुनिक नेपाल का जन्म होता है। 1904 में नेपाल को एक आजाद देश का दर्जा मिला। अब बात करते हैं भूटान की। भूटान भी कभी भारतीय महाजनपदों के अंतर्गत एक जनपद था। संभवतः यह विदेही जनपद का एक हिस्सा था। यहाँ वैदिक और बौद्ध मान्यताओं के मिले जुले समाज हैं। यह सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तिब्बत से ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ का राजधर्म बौद्ध है। तिब्बत कभी जम्बू द्वीप खंड का त्रिविष्टम क्षेत्र हुआ करता था, जो कि किम पुरुष का एक जनपद था। किम पुरुष भारतवर्ष के अंतर्गत नहीं आता था। जहाँ तक सवाल भूटान का है, तो यह तिब्बत के अंतर्गत नहीं आता है तथा भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। भूटान संस्कृत के भू उत्थान से बना शब्द है। सिक्किम और भूटान को भी अंग्रेजों ने 1906 में स्वतंत्रता संग्राम से लग कर दिया और वहां पर अपनी एक प्रत्यक्ष नियंत्रण से रेजिमेंट स्थापित कर दी थी। ब्रिटिश प्रभाव के तहत 1907 में वहां राजाशाही की स्थापना हुई। 3 साल बाद एक समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान की वो सारी जमीन उसे लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन थी। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान को हर तरह की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा का वचन भी दिया। अब बात करते हैं तिब्बत की। तिब्बत को त्रिविष्टम कहा जाता था, जहाँ ऋषिका और तुषारा नामक राज्य थे। त्रिविष्टम अर्थात तिब्बत या देवलोक से बेबस्त मनु के नेतृत्व में प्रथम पीढ़ी के मानवों का मेरू प्रदेश में अवतरण हुआ। वे देव स्वर्ग से अथवा अंबर से पवित्र वेद पुस्तक भी साथ में लाए थे।
इसी से श्रुति और स्मृति की परंपरा चलती रही। वैवस्वत मनु के समय ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ। तिब्बत में पहले हिंदू और बाद में बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ और यह बौद्धों का प्रमुख केंद्र बन गया। शाक्य वंशियों का शासनकाल 1207 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। बाद में चीन के राजा का शासन रहा। फिर 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता बनाए रखी। इस बीच लद्दाख पर कश्मीर के शासकों ने तथा सिक्किम पर अंग्रेजों ने आधिपत्य जमा लिया। फिर चीन और ब्रिटिश इंडिया के बीच 1907 के लगभग बैठक हुई और इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पूर्वी भाग चीन के पास और दक्षिणी भाग लामा के पास रहा। 1951 की संधि के अनुसार यह साम्यवादी चीन के प्रशासन में एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। इस दौरान स्वतंत्र भारत के राजनेताओं ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर बड़ी भूल की थी। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार कभी ब्रह्म देश हुआ करता था। इसे बर्मा भी कहते हैं, जो कि ब्रह्मा का अपभ्रंश है। म्यांमार प्राचीन काल से ही भारत का ही एक उपनिवेश रहा है। अशोक के काल में म्यांमार बौद्ध धर्म और संस्कृति का पूर्वी केंद्र बन गया था। यहाँ के बहुसंख्यक बौद्ध मतावलंबी ही हैं। मुस्लिम काल में म्यांमार शेष भारत से कटा रहा और यहाँ पर स्वतंत्र राज सत्ताएं कायम हो गईं। 1886 ईस्वी में पूरा देश ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, किंतु ब्रिटिशों ने 1935 ईस्वी के भारतीय शासन विधान के अंतर्गत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। 1935 व 1937 में ईसाई ताकतों को लगा कि उन्हें कभी भी भारत व एशिया से जाना पड़ सकता है। समुद्र में अपना नौसैनिक बेड़ा बैठाने, उसके समर्थक राज्य स्थापित करने तथा स्वतंत्रता संग्राम से उन भूभागों व समाजों को अलग करने हेतु सन 1935 में श्रीलंका व सन 1937 में म्यांमार को अलग राजनीतिक देश की मान्यता दे दी गई। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक बड़ा द्वीप है। यह भारत के चोल और पांडे जनपद के अंतर्गत आता था। 2350 वर्ष पूर्व तक श्रीलंका की संपूर्ण आबादी वैदिक धर्म का पालन करती थी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था और वहां के सिंघल राजा ने बौद्ध धर्म अपनाकर इसे राजधर्म घोषित कर दिया। बौद्ध और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर प्राचीन काल में सेब, यक्ष और नागवंशियों का राज था। श्रीलंका के प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लिखित स्रोत सुप्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश है। श्रीलंका के आदिम निवासी और दक्षिण भारत के आदि मानव एक ही थे। एक खुदाई से पता चला है कि श्रीलंका के शुरुआती मानव का संबंध उत्तर भारत के लोगों से था। भाषिक विश्लेषणों से पता चलता है कि सिंहली भाषा गुजराती और सिंधी भाषा से जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि श्रीलंका को भगवान शिव ने बसाया था। बाद में उन्होंने इसे कुबेर को दे दिया था। कुबेर से रावण ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। ईसा पूर्व 5076 साल पहले भगवान राम ने रावण का संहार करके श्रीलंका को भारतवर्ष का एक जनपद बना दिया था। श्रीलंका पर पहले पुर्तगालियों फिर डच लोगों ने अधिकार करके शासन किया। 1800 ईस्वी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने इस पर आधिपत्य जमाना शुरू किया और 1818 में इसे अपने पूर्ण अधिकार में ले लिया। अंग्रेज काल में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत तमिल और सिंहलियों के बीच सांप्रदायिक एकता को बिगाड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। अब बात करते हैं मलेशिया की। वर्तमान के मुख्य 4 देश मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया प्राचीन भारत के मलय प्रायद्वीप के जनपद हुआ करते थे। मलय प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग मलेशिया देश के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में थाईलैंड, पूर्व में चीन का सागर तथा दक्षिण और पश्चिम में मलक्का तथा जलडमरू मध्य है। उत्तर मलेशिया में बुजांग घाटी तथा मरबाक के समुद्री किनारे के पास पुराने समय के अनेक हिंदू तथा बौद्ध मंदिर आज भी हैं। मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी से 1957 में मुक्त हुआ। वहां पहाड़ी पर बटुकेश्वर का मंदिर है, जिसे बातू गुफा मंदिर कहते हैं। पहाड़ी पर कुछ प्राचीन गुफाएं भी हैं। पहाड़ी के पास स्थित एक बड़े मंदिर में हनुमान जी की भी एक बड़ी भीमकाय मूर्ति लगी है। मलेशिया वर्तमान में एक मुस्लिम राष्ट्र है। अब बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर मलय प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे के पास एक छोटा सा द्वीप है। हालांकि यह मलेशिया का ही हिस्सा था। कहते हैं कि श्री विजय के एक राजकुमार श्री त्रिभुवन ने यहाँ एक सिंह को देखा, तो उन्होंने इसे एक शुभ संकेत मानकर यह सिंगापुर नामक एक बस्ती का निर्माण कर दिया, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है सिंह का शहर।
बाद में सिंगापुर हो गया। फिर यह टेमासेक नाम से जाने जाने लगा। सिंगापुर का हिंदू धर्म और अखंड भारत से गहरा संबंध है। 1930 तक उसकी भाषा में संस्कृत भाषा के शब्दों का समावेश रहा। उनके नाम हिंदुओं के जैसे होते थे और कुछ नाम आज भी अपभ्रंश रूप में हिंदू नाम ही हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख बंदरगाह शहर में तब्दील हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के समय 1942 से 1945 तक ये जापान के अधीन रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद सिंगापुर वापस अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। 1963 में फेडरेशन ऑफ मलाया के साथ सिंगापुर का विलय कर मलेशिया का निर्माण किया गया। हालांकि विवाद और संघर्ष के बाद 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर एक स्वतंत्र गणतंत्र बन गया। अब बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड का प्राचीन भारतीय नाम श्याम देश है। इसकी पूर्वी सीमा पर लाओस और कंबोडिया, दक्षिणी सीमा पर मलेशिया और पश्चिमी सीमा पर म्यांमार है। इसे श्याम के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म संस्कृति का एक साथ प्रचलन था। खैरात के दक्षिण पूर्व में कंबोडिया की सीमा के पास उत्तर में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यूरीराम प्रांत में प्रसाद फिनाम रंग नामक सुंदर मंदिर है। यह मंदिर आसपास के क्षेत्र से लगभग 340 मीटर की ऊंचाई पर एक सुप्त ज्वालामुखी के मुख पर स्थित है। इस मंदिर में शंकर तथा विष्णु की अति सुंदर मूर्तियां हैं। सन 1238 में सुखोथाई राज्य की स्थापना हुई, जिसे पहला बौद्ध थाई राज्य माना जाता है। लगभग एक सदी बाद अयोध्या ने सुखाथाई के ऊपर अपनी प्रभुता स्थापित कर ली। सन 1767 में अयोध्या के पतन के बाद थोमबुरी राजधानी बनी। सन 1782 में बैंकॉक में चक्री राजवंश की स्थापना हुई, जिसे आधुनिक थाईलैंड का आरंभ माना जाता है। यूरोपीय शक्तियों के साथ हुई लड़ाई में श्याम को कुछ प्रदेश लौटाने पड़े, जो आज बर्मा और मलेशिया के अंश हैं। 1992 में हुए सत्ता पलट में थाईलैंड एक नया संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम का इतिहास 2700 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वियतनाम का पुराना नाम चंपा है। चंपा के लोग चाम कहलाते हैं। वर्तमान समय में चाम लोग वियतनाम और कंबोडिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। आरंभ में चंपा लोगों के राजा सेप थे, लेकिन कुछ 100 सालों पहले इस्लाम यहाँ फैलना शुरू हुआ और अब अधिक चाम लोग मुसलमान हैं, पर हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं। भारतीयों के आगमन के पूर्व यहाँ के निवासी 2 उपशाखाओं में विभक्त थे। हालांकि संपूर्ण वियतनाम पर चीनी राजवंशों का शासन ही अधिक समय तक रहा है। दूसरी शताब्दी में स्थापित चंपा भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के चाम लोगों ने भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता ग्रहण की थी। 1825 में चंपा के महान हिंदू राज्य का अंत हुआ। श्री भद्र बर्मन, जिसका नाम चीनी इतिहास में फनहुता के नाम से मिलता है, चंपा के प्रसिद्ध सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने अपने विजयी और सांस्कृतिक कार्यों से चंपा का गौरव बढ़ाया। किंतु उसके पुत्र गंगाराज ने सिंहासन का त्याग कर अपने जीवन के अंतिम दिन भारत में आकर गंगा के तट पर व्यतीत किए। चंपा संस्कृति के अवशेष वियतनाम में आज भी मिलते हैं। इनमें से कई शैव मंदिर हैं। 19वीं सदी के मध्य में फ्रांस द्वारा इसे अपना उपनिवेश बना लिया गया। 20वीं सदी के मध्य में फ्रांस के नेतृत्व का विरोध करने के चलते वियतनाम 2 हिस्सों में बंट गया। एक फ्रांस के साथ था तो दूसरा कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित था। इसका परिणाम हुआ दोनों गुटों में युद्ध। इस जंग में नॉर्थ वियतनाम के साथ कम्युनिस्ट समर्थक देश थे। साउथ वियतनाम की ओर से कम्युनिस्ट विरोधी अमेरिका और उसके सहयोगी लड़ रहे थे। राष्ट्रवादी ताकतों का मकसद देश को कम्युनिस्ट बनाना था। 1955 से 1975 तक लगभग 20 सालों तक चले युद्ध में अमेरिका को पराजित होकर पीछे हटना पड़ा। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर ही वियतनामियों ने यह युद्ध जीता था। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि 20 साल तक चले भीषण युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हुई। युद्ध में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इसमें 58,000 अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। वहीं मरने वालों में आधे से ज्यादा वियतनामी नागरिक थे। बाद में वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बनाया गया। अब बात करते हैं कंबोडिया की। पौराणिक काल का कंबोज देश कल का कंपुचिया और आज का कंबोडिया है। पहले यह भारत का ही एक उपनिवेश था। माना जाता है कि प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने हिंदू चीन में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। इन्हीं के नाम पर कंबोडिया देश हुआ। हालांकि कंबोडिया की प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार इस उपनिवेश की नींव आर्य देश के शिव भक्त राजा कंबू स्वयंभू ने डाली थी। कंबोडिया पर ईशान बर्मन, भव बर्मन द्वितीय, जय बर्मन प्रथम, जय बर्मन द्वितीय,
सूर्यवर्मन सूर्यवर्मन प्रथम, जयवर्मन सप्तम आदि ने राज किया। राजवंशों के अंत के बाद इसके राजा अंगडुओंग के शासनकाल में कंबोडिया पर फ्रांसीसियों का शासन हो गया। कंबोडिया को 1953 में फ्रांस से आजादी मिली। क्या फिर से बन पाएगा अखंड भारत? कई जानकारों का मानना है कि भारतवर्ष को खंड खंड होने में कई सैकड़ों वर्ष लगे हैं। उसी तरह इसके अखंड बनने में कई तरह की बाधाएं सामने हैं। पहली तो यह है कि प्राचीन भारत, जिसे अखंड भारत कहा जाता था, वह अब एक बहुधर्मी और बहुसंस्कृति वाला देश बन चुका है, जिसमें करीब 12 से 13 देश अस्तित्व में हैं। इनमें से कुछ देश मुस्लिम हैं, कुछ बौद्ध हैं। मत भिन्नता के चलते अखंड भारत का निर्माण एक सपना ही कहा जा रहा है। दूसरा यह है कि नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देश भारत से अपने धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वे यह नहीं स्वीकार करते कि वे कभी प्राचीन काल में भारत का हिस्सा थे। उनके देश का इतिहास उन्हें कुछ और ही बताता है। अखंड भारत को एक करने के पूर्व इस संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यह समझना होगा कि उनके पूर्वज कौन थे और वे आज क्यों और क्या हैं। भारत को अखंड करने से पहले भारत के प्राचीन गौरव को समझना जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी भारतवर्ष के खंड खंड होने की कहानी। दुख तो इस बात का है कि भारत के विभाजन के समय जो विभाजन हुआ उसे आजादी मानकर जश्न मनाया जाने लगा। विभाजन भी स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। मुट्ठी भर लोगों ने मिलकर विभाजन कर दिया। हालांकि इस अधूरी आजादी के बाद भी आज भी जारी है विभाजन का दर्द और विभाजन। वर्तमान में माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, अवैध घुसपैठ, धर्मांतरण, वामपंथी राजनीति, जातिवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति, भ्रष्टाचार, देशद्रोह ने आजादी और सीमाओं को खतरे में डाल दिया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।